नमस्कार। एसएससी जीडी के आंसर की हम सॉल्यूशन कर रहे हैं और आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं 7 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का गणित के पूरे 20 प्रश्न हम देखने वाले हैं। ये हमारा 49वां सेट है। इससे पहले हमने 48 सेट मतलब कि 48 शिफ्ट का हम सॉल्यूशन कर चुके हैं, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हमारा आज का, यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 माह में स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर कितनी है। देखिए इसके लिए मैं आसान सा सूत्र आपको बताता हूँ। जितना गुना बोला है उनमें से आप एक माइनस कर दीजिए, बटे का समय गुने का 100, इससे आपको डायरेक्ट ब्याज दर मिल जाएगी। कितना गुना बोला है? 2 गुना। 2 गुना में से एक कम करेंगे कितना हो जाएगा? 1 गुना। बटे का समय 8 वर्ष 6 माह, 8 वर्ष 6 माह को भी आप साल में बदल लीजिए तो हो जाएगा 6 एकम 6, 6 दूने का 12, 1/2, मतलब कि 8 दूने 16 और 1 17/2, तो हो जाएगा 17/2, ऊपर जाके गुना हो जाएगा, गुने का हो जाएगा 100, तो यह जाएगा कितना? 200/17। तो 17 से 1 कटेगा, 17 एकम 17, बचेगा कितना? 3, 17 एकम 17, बचेगा हमारे पास 13, तो हो जाएगा 30, 17 सत्ते कितना होता है? 119। ठीक, तो 11.76% हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न सिंप्लीफिकेशन से, प्रश्न क्रमांक 2। तो ये हो जाएगा, देखिए हम सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। तो ब्रैकेट को हल करने पर हमें क्या मिलेगा? 20, ये हो जाएगा 20 प्लस 8 पंचे 40 माइनस का ये हो जाएगा 59। तो 40 और 20 कितना हो जाएगा? 60। 60 में से 59 गया, बचे कितना हमारे पास? 1। अब कोष्टक को हल करने पर हमें क्या मिला? 1। अब सामने है देखिए गुने का ये हो जाएगा, और 7 से 413 कटेगा, ये हो जाएगा 7 पंचे 35, बचे कितना? 6, 7 नहीं का 63, तो 59 गुने का 1 कितना हो जाएगा? 59। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है प्रश्न क्रमांक 3। राहुल को किसी धनराशि पर तीसरे वर्ष के लिए 2,996 और दूसरे वर्ष के लिए 1400 रुपये का ब्याज मिलता है। यदि वह धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर उधार दी जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए 2 साल में ब्याज कितना हो जाता है? ये हो जाता है 1400, और 3 साल में ब्याज कितना हो जाता है? 3 साल में हो जाता है 2,996। तो 1 साल में कितना ब्याज लगा यहाँ पर? 1 साल में ब्याज लगा है यहाँ पर 1596। किस पर ब्याज लगा है? इस 1400 पर, गुने का 100। इससे हमें डायरेक्ट ब्याज दर मिल जाएगी, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 14 से कटेगा, 14 एकम 14, बचे कितना हमारे पास? 1, 14 एकम 14, बचे कितना? 5, 14 चौके 56, मतलब कि ब्याज दर कितनी रही है हमारे पास? 114%। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक हमारे पास है 4। 240 ग्राम कि एक मिश्र धातु में तांबे और लोहे का अनुपात 7:5 है। मिश्र धातु में लोहे की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए कि तांबे और लोहे का अनुपात 7 और 13 हो जाए? देखिए अनुपात पहले कितना है? 7 और 5, ये तांबे का और ये है लोहे का। ठीक, लोहे का, और ये कितना हो जाता है? 7 और 13। तो हमारे पास कितना ग्राम मिश्र धातु है? 240 ग्राम। 240 ग्राम मिश्र धातु को इन अनुपात में बांटना है। तो पहले अनुपात में बांटेंगे 7 और 5, 12 के अनुपात में। तो 12 से ये कटेगा, 12 दूनी 24, ये हो जाएगा 20। तो 1 बराबर कितना? 20। तो 7 बराबर कितना? ये हो जाएगा 140। 5 बराबर कितना? 5 दूने का 10, ये हो जाएगा 100। ठीक, अब उसी प्रकार 1 बराबर 20 है तो 7 बराबर 140, और 13 बराबर 13 दूने का 26, मतलब कि 260। मतलब हमें क्या मिलाना है? क्या मिलाना है हमें? लोहे की कितनी मात्रा मिलानी है? पहले 100 था, अब कितना हो गया? 260। कितना मिलाए हम? 160 जो है ग्राम लोहा मिलाए हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5। यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए वर्ग का परिमाप होता है 4 × a, तो इसमें 4 जो है कांस्टेंट है, तो हम इसकी वैल्यू नहीं लेते। तो भुजा में हमें बस एक बार परिवर्तन करना है। तो भुजा में परिवर्तन हो रहा है 5% का एक बार, तो उसके जो है परिमाप में भी एक ही बार प्रतिशत में वृद्धि होगी, वो भी कितने प्रतिशत की? 5% की। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 6। साहिल ने 1 रुपये में 12 टॉफी खरीदी। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए? देखिए इसके लिए एक आसान सा सूत्र मैंने कई वीडियो में बताया है कि रुपये बटे का मात्रा गुने का 100 नीचे, और जितने का भी प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ है वो बराबर फिर से रुपये बटे का मात्रा। ठीक,
ये पोर्शन इधर खरीदने वाला है और इधर का है बेचने वाला। तो देखिए 1 रुपये में कितनी मात्रा 12 टाफियाँ खरीदी और नीचे 100 और कितने प्रतिशत का लाभ 20% का लाभ, मतलब कि 120 ऊपर हो जाएगा बराबर। फिर से 1 रुपये में हमें कितनी टाफी मतलब मात्रा हमें पूछी है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो बस इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए 12 से ये एग्जैक्ट कटेगा 10 बार में, 10 से 100 कटेगा 10 बार में, मतलब कि देखिए 1 रुपये में कितनी टाफी बेचनी होगी 10 टाफी बेचनी होगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है प्रश्न क्रमांक 7 कि एम एक काम को 29/2 दिन में और एन उसी काम को 13/2 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों को एक साथ मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए एम और एन, एम काम करता है 39/2 दिन और एन काम करता है 13/2 दिन। तो कुल काम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 13×3 = 39। अब 39 से 39 कटेगा एक बार में, लेकिन नीचे 2 है तो इसका गुना हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2, इसकी क्षमता आ गई 2। अब देखिए 13 से 39 कटेगा 3 बार में, नीचे 2 है तो 2 गुना हो जाता है, 3 दूनी का 6। तो दोनों की क्षमता कितनी आ गई 6 और 2। तो 39 काम करेगा 6 और 2 8 की क्षमता से दोनों, तो 39/8 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक है 8। 8 और 28 के बीच की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है। देखिए 8 के बाद कौन सी विषम संख्या आएगी 9। उसके बाद देखिए औसत का आपको सूत्र पता होगा, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे का 2, ये होता है औसत। तो 8 के बाद फर्स्ट संख्या कौन सी आएगी 9। उसके बाद 28 से पहले विषम संख्या कौन सी आएगी, ये आएगी 27/2। तो इससे हमें डायरेक्ट उनका औसत मिल जाएगा। तो 27 और 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36/2। तो कितना जाएगा इनका औसत, यह आ जाएगा औसत 18। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक है 9। 4/11 और 16/33 का महत्तम समापवर्तक बताना है। देखिए 4/11 और 16/33, तो महत्तम समापवर्तक पूछा है, तो हमें ऊपर वाले का अंश का हमें महत्तम समापवर्तक बताना है। तो 4 और 16 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, और नीचे का हमें एलसीएम निकालना है। 11 और 33 का एलसीएम कितना आ जाएगा 33। तो 4/33 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक है 10। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है जिसकी भुजाएं 0.2 सेंटीमीटर के बराबर है। देखिए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। तो बस इसमें मान रखिए √3/4 इंटू भुजा का वर्ग, मतलब कि ये हो जाएगा 2/10 गुने का 2/10 भुजा का वर्ग। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए 2 दूने 4 से 4 खत्म, बचा क्या हमारे पास √3 आएगा बटे का 100। तो √3/100 कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक है 11। एक खुदरा विक्रेता अपने उत्पाद पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि किसी ग्राहक को 20% की छूट मिलती है तो खुदरा विक्रेता के लिए लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए क्रय मूल्य होता है हमेशा 100%। अब जो है क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, मतलब अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 125। अब इसी 125 पर ग्राहक को 20% की छूट मिलती है। अब 125 को 20% की छूट पर आप बेचोगे तो कितने में बेचोगे, 80% में बेचोगे। तो आप बेच कितने में रहे हो, देखिए इसको सॉल्व कीजिए। 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 4 से 80 कटेगा 20 बार में, 20 पंचे 100, तो आप उसको बेच कितने में रहे हो 100 में। तो 100 की चीज़ को आप 100 में ही बेच रहे हो, तो लाभ हो रहा है ना तो हानि। तो 0% का लाभ ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक है 12 कि एक टेबल का विक्रय मूल्य 1972 रुपये तथा हानि प्रतिशत 32% है। यदि विक्रय मूल्य 3000 रुपये है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए क्रय मूल्य होता है हमेशा 100%, और 100% की चीज़ को आप 32% की हानि पर बेच रहे हो। बेच कितने में रहे हो आप 68% में, जबकि आप बेच रहे हैं रियल में 1972 रुपये में। तो 1972 रुपये अगर 68% है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 का गुना। तो बस इसको काटिए। तो 17 चौक 68, 17 से कटेगा 17 एकम 17, बचे कितना 2, 17 एकम 17 10 हो जाएगा, 17 छके 102। ठीक, 4 से ये कटेगा, 4 दूने का 8, 4 निया 36, तो 29 गुने का 100 ये हो जाएगा 2900। अब क्रय मूल्य हमारे पास आ गया 2900। अब 2900 की चीज़ को आप 3000 रुपये में बेच रहे हो, तो कितने का लाभ हो रहा है यहाँ पर 100 रुपये का लाभ। किस पर 2900 पर गुने का 100। तो बस इसको सॉल्व कीजिए।
तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 29 से कटेगा, 29 दिया कितना हो जाएगा 87, और बचे कितना हमारे पास 13, 29 चौक हो जाएगा 116, फिर बचेगा हमारे पास 14 और यह हो जाएगा 140, 29 चौके 116, तो 3.44% के लगभग लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कि 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड और 60 सेकंड के बाद बदलती है। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बदलेंगी? देखिए 30 सेकंड और 40 सेकंड और 60 सेकंड इसने समय में बदलती है, तो इनका एलसीएम पहले ले लीजिए। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 120, मतलब कि देखिए 120 सेकंड में वो तीनों एक साथ पहली बार बदलेंगी। 120 सेकंड मतलब कि 2 मिनट में एक बार वो बदलेगी, तो हमें 30 मिनट में कितनी बार बदलना है, तो 30 मिनट में कितनी बार बदलेगी, 30 मिनट में वो जो है 15 बार बदलेगी। तो ऑप्शन नंबर जो है सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक है 14। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 28 रुपये और अंकित मूल्य 4000 रुपये है तो छूट प्रतिशत कितना है? तो देखिए 4000 की वस्तु को आप 28 रुपये में बेच रहे हो, तो कितने की छूट दे रहे हो? आप छूट दे रहे हो 1200 की। किस पर? इस 4000 पर गुने का 100, कितने परसेंट हो जाएगा? ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 या 12 हो जाएगा जीरो, 30% की छूट यहाँ पर मिल रही है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए अगला प्रश्न कि 2 कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू करती है और एक ही दिशा में यात्रा करती है। यदि एक कार 55 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 3 घंटे के बाद वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगी? देखिए दूरी बराबर होता है चाल गुने का समय, चाल गुने का समय। अब दोनों ट्रेनें एक दूसरे से बोला क्या है कि यहाँ पर दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में यात्रा करती है। एक ही दिशा में मतलब कि सेम डायरेक्शन है, तो वहाँ पर दोनों की चाल जो है माइनस होगी। तो 55 में से 75 गया, कितना हो जाएगा हमारे पास 20, दोनों की चाल आ जाएगी 20। अब 20 की चाल से दोनों जो है 3 घंटे तक सफ़र करेंगे, तो कितनी दूरी हो जाएगी? 60 किलोमीटर की दूरी दोनों के बीच हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 16 कि 18 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है। उस समूह में एक नए छात्र को शामिल करने के बाद औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। नए छात्र का भार कितना है? देखिए 18 छात्र हैं, इनका औसत कितना है 54। अब जो नया छात्र आया है उनके कारण औसत बढ़ गया है, तो उनका वजन कम से कम 54 किलो तो रहा ही होगा, लेकिन उसके कारण 1 किलोग्राम हर छात्र का बढ़ जाता है। पहले 18 थे, अब कितने हो गए 19, तो 19 छात्रों का जो है 1-1 किलोग्राम बढ़ गया। तो 54 था, 19 और लेके आया, तो उनका वजन कितना रहा होगा? 9 4 13 का 3, हंसी लगा 1, 5 2 7, तो उनका वजन कितना रहा होगा? 73 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला है प्रश्न क्रमांक 17। सी डी से 4 गुना कुशल है। सी को एक काम को पूरा करने में डी से 63 दिन कम लगते हैं। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वही काम कितने दिनों में पूरा होगा? देखिए सी और डी है, सी जो है डी से 4 गुना कुशल है। सी जो है डी से 4 गुना कुशल है। डी की क्षमता अगर 1 है तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ये आ जाएगी इसकी क्षमता, एफिशिएंसी का अनुपात। ठीक, अब इसी को हम अगर कन्वर्ट कर दें, मतलब बदल दे, तो 1 और 4 कर दे, तो ये जो है इनके दिन का समय आ जाता है। ठीक, दिन का अनुपात आ जाएगा। तो देखिए अगर सी को काम 1 दिन में काम करता है, डी जो है 4 दिन में काम करता है, तो देखिए डी से 63 दिन कम लगते हैं। किसको? सी को। यहाँ पर कितने दिन कम लगते हैं? 3, जबकि रियल में बोला है कि 63 दिन। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर हो जाएगा हमारे पास 21। 1 बराबर 21, तो यहाँ पर हो जाएगा 21 दिन में काम करता है सी, और 21 चौक 84 दिन में कौन काम करता है? डी। तो दोनों का एलसीएम कुल काम कितना आ जाएगा? 21 और 84 का, ये हो जाएगा 84। ठीक, 21 से 1 कटेगा, 4 बार में दोनों की क्षमता 4 और 1 आ गई। अब बोला क्या है कि यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, मतलब इसी 84 काम को, तो वही काम कितने दिन में पूरा होगा? दोनों की क्षमता कितनी है? 4 और 1 5। 5 की क्षमता से 84 काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे? 5 एकम 5, बचेगा कितना हमारे पास? 3, 5 6 के 30, पॉइंट लग जाएगा, 5 8 40, तो 16.8 दिन लगेंगे दोनों को उस काम को करने में। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला है प्रश्न क्रमांक 18। पी को क्यू से 20% कम अंक मिले, आर को क्यू से 20% कम अंक मिले। यदि आर को 160 अंक मिले तो पी के अंक कितने हैं? देखिए पी, क्यू और आर,
तो P को Q से 20% कम अंक मिले। Q अगर 100% है तो P को 20% कम मतलब 80 मिला होगा, और R को Q से 20% कम, Q से R को जो है 20% कम मतलब कि R को भी 80% मिला होगा। अब R को मिला है 160 अंक, तो 80 की वैल्यू कितनी है 160। तो पूछा क्या है P की अंक, P का भी मान 80% है, 80 की वैल्यू 160 है तो 80 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 160, तो P को भी 160 अंक मिले होंगे, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, चलिए अगला है कि उस तख्ते की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग कम से कम समय में 6 मीटर 50 सेंटीमीटर, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर और 7 मीटर 50 सेंटीमीटर की लंबाई सटीक रूप से मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए इसको पहले सेंटीमीटर में बदलिए, तो 6 मीटर और 50 सेंटीमीटर मतलब कि 650 सेंटीमीटर। उसी प्रकार यह हो जाएगा 350 सेंटीमीटर और यह हो जाएगा 750 सेंटीमीटर। अब हमें सटीक रूप से मापने के लिए अधिकतम लंबाई वाला हमें वो देखना है। ठीक, अधिकतम उस तख्ते की अधिकतम लंबाई वाला हमें देखना है। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जो इन तीनों को विभाजित कर दे, बड़ी से बड़ी संख्या। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 100 से तो तीनों नहीं कटेगा, 50 उसके बाद बड़ी संख्या हो जाएगी 50, तो 50 से तीनों कट जाएंगे, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 50 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न कि यदि A अनुपात B बराबर 4:5 है और BC का अनुपात 3:8 है तो ABC का अनुपात बताना है। A, B और C, AB का अनुपात 4 और 5, BC का अनुपात है 3 और 8। इसका रेशियो बनाना है, 5 यहाँ जाएगा 3 यहाँ जाएगा, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 8 पंचे 40, तो 12, 15 और 40, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। कोई भी प्रश्न अगर समझ में नहीं आया तो बिल्कुल आप कमेंट करिएगा। ठीक, जय हिंद, जय भारत।